ऐसा हो जो तैबा में तेरा गुजर, कहना पास उम्मत परेशान है। अब आपको याद होगा कि कल एक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन क्या किया कि मदरसों में अभी भी बड़े तादाद में बच्चे हैं और मदरसों के जो संचालक हैं उन्होंने किस तरह से दिल्ली पुलिस को रिश्वत दी ताकि ये बच्चे इन मदरसों पे बने रहें। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, इन मदरसों में कौन रहते हैं? बच्चे। क्या न्यूज चैनल्स को इतनी भी शर्म नहीं आती कि अब तुम उस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हो जिसमें निशाने पर बच्चे हैं? और क्या तुम भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था? और फिर वो तस्वीरें याद हैं आपको? ये तस्वीरें याद हैं आपको कि किस तरह से लोग सड़कों पर चल पड़े थे? दिल्ली से लेकर लोग आजमगढ़ तक पैदल चल के गए थे, दिल्ली से लेकर बिहार तक लोग पैदल चल के गए थे। ये क्या चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ रहे ये बच्चे पैदल चल के अपने घरों में जाएं? क्या गोदी मीडिया के ये चैनल्स जानते हैं कि इसी तरह से सड़क पर चलते हुए कम से कम 30 लोगों की मौत हुई थी? और ये आखिरी आंकड़ा है, मैं नहीं जानता उससे आगे कितने लोगों की मौत हुई थी सड़कों पर चलते हुए। आप क्या चाहते हैं कि ये बच्चे सड़कों पर चलें और उनका भी वही हश्र हो? बात वो नहीं है। मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गरीब घरों से आते हैं, जिनके मां बाप उन्हें खाना नहीं खिला सकते, जिनके मां बाप उन्हें पढ़ाई नहीं करा सकते। मदरसों का वो काम है, अगर वहां पर कोरोना वायरस से जुड़ी जो सावधानियां हैं वो नहीं बरती जा रही हैं, उस पर आप लोगों का ध्यान खींचिए। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि आप इस वक्त भी लोगों का ध्यान एक बार फिर मदरसों, तबलीग के जमात की तरफ खींचना चाह रहे हैं और इस मुद्दे को ज्वलंत करके समाज में एक बार फिर अराजकता फैला रहे हैं। आज एक बार फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चाहे तबलीग के जमात का मामला हो, मदरसों का मामला हो, आखिर सरकार ने इन बच्चों को वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें क्या इंतजाम किए? बताइए। आप खुद जानते हैं कि देश में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के झूठे प्रचार के चलते, सिर्फ और सिर्फ उनके गलत प्रचार और प्रसार के चलते। आपकी स्क्रीन पर गोदी मीडिया का एक और गुनाह, यह है मोहम्मद दिलशाद। और जानते हैं इसकी मां क्यों रो रही है? क्योंकि पहले इसने अपनी नसें काट दी और उसके बाद फांसी लगा ली। जानते हैं क्यों? पहले उस पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसने तबलीग की जमात के कुछ लोगों को स्कूटर में लिफ्ट दी, इससे अस्पताल भी भेजा गया, वहां 2 से 3 दिन उसने बिताया। बाद में पता चला कि ये कोरोना वायरस नेगेटिव है और वापस भी आ गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके परिवार को लगातार टारगेट किया गया, उसकी बहन से किसी ने भी दूध लेना बंद कर दिया। नतीजा, मोहम्मद दिलशाद ने पहले अपनी नसें काटी और फिर खुद को फांसी लगा दी। इस शख्स की मौत के लिए गोदी मीडिया के जहर को जिम्मेदार आखिर क्यों ना माना जाए? बावजूद उसके आप इस वक्त इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में नरक का कॉन्सेप्ट होता है, स्वर्ग और नरक का। मैं नहीं जानता हूं कि इस वक्त भी जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नरक की कौन सी काली जगह इन लोगों के लिए सुरक्षित है। जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें यह लिखा जाएगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था तब गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज में और तनाव पैदा कर रहा था, रास्ता साफ कर रहा था समाज के अंदर मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट को लेकर। तुम्हारा इतिहास यह लिखा जाएगा, याद रखना। एक और अहम चुनौती जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उभर कर आने वाली है वो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था। हमारे डॉक्टर्स लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, जरूरी सामान नहीं है जिसके जरिए वो लड़ाई लड़ सके। नतीजा आपके सामने है। मुंबई के लॉकहार्ट हॉस्पिटल में नर्सें और डॉक्टर्स कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं और जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहां कोरोना वायरस के मरीज आ रहे हैं मगर हमारे पास जरूरी सामान नहीं है। रोहतक मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर कामना कक्कर आवाज उठाती है, उसकी आवाज को भी दबा दिया जाता है।
और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात है कि सरकारी व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल से सीधे तौर पर सवाल पूछा गया था कि आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अगर लॉकडाउन ना होता तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 लाख से ऊपर होती। आप सुनिए उसका वो क्या जवाब दे रहे हैं। कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 15 अप्रैल तक देश में 8,20,000 से ज्यादा संक्रमित मामले आते। क्या ये सही है? क्या ये रिपोर्ट सही है जो चल रही है अभी इस समय? 8,20,000 से ज्यादा कर देता हूं सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सर, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। सुना आपने? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह खबर झूठी है। और अगले ही दिन अब आप ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर उन्होंने चलाई है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहां पर देखिए वो ये बता रहे हैं कि हां, अगर लॉकडाउन ना होता तो संख्या 8 लाख से ऊपर बढ़ जाती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक दिन में आखिर क्या बदल गया लव अग्रवाल साहब? मैं आपको बताता हूं क्या बदल गया। क्योंकि इस शख्स अमित मालवीय ने इसी खबर का प्रचार प्रसार किया था कि अगर लॉकडाउन ना होता तो संख्या 8 लाख से ज्यादा बढ़ जाती। और इस खबर के प्रचार प्रसार के बाद अगले ही दिन स्वास्थ्य मंत्रालय यू टर्न लेते हुए जो बयान उसने एक दिन पहले दिया था उसे झुटलाते हुए उसने यह बयान दे दिया। और इस शख्स अमित मालवीय पर स्क्रोल की इस खबर के मुताबिक कम से कम 15 झूठ बोलने का आरोप है। यह वही शख्स है जिसने शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान कहा था कि यहां की औरतें चंद रुपयों के लिए 500 रुपए और बिरयानी के लिए वहां पर बैठी हैं। न जाने कितने झूठ गढ़े हैं उस शख्स ने जो कि बीजेपी प्रचार तंत्र का मुखिया है। मोदी जी, आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अगर आप इन चुनौतियों पर लगाम नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं जानता हूं कि इस संकट का सामना देश कैसे करेगा। इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, हम आपका हिस्सा हैं, आप हमारे लीडर हैं। मगर जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। बेबाक में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।